हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो विज्ञान है उसका जो चैप्टर नंबर 10वां है ना, पहले ये चैप्टर 11 हुआ करता था, अब ये 10वां हो गया है। चैप्टर का नाम क्या है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसे हम एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हर एक चीज़ को मैं डिटेल में समझाऊंगा, आसान शब्दों में समझाऊंगा, चित्र और वीडियो की मदद से समझाऊंगा हर एक चीज़ को, ठीक है। तो अगर इस वीडियो का पूरा देख लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन इसी वीडियो से ही पूछे जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बस ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान चैप्टर है। चैप्टर में आप 9वां पढ़ के आए हो तो उसके बाद 10वां आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। मानव नेत्र, जो आप ज्ञानेंद्रिय की हम बात करते हैं बच्चों, हमारा स्किन है, हमारी नाक है, हमारी, ठीक है, हमारा कान है, आँख है, तो सबसे अनमोल जिसे बोला गया है उसे आँखों को बोला जाता है। वैसे तो हर एक ज्ञानेंद्रिय हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी आँख होती है। एक बार सोचो, अगर आप आँख बंद कर लो तो पूरी दुनिया काली हो जाती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? हमारी आँख होती है। बिना आँख के पूरी दुनिया अंधेरी लगेगी ना आपको। तो इसी आँख के बारे में हम पढ़ेंगे, मानव नेत्र। एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाने के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वच्छ मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। ये लिखा हुआ आता है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब मैं आपको मानव नेत्र बना के दिखा रहा हूँ। ये मानव नेत्र है, सिंपल, ठीक है। इसके बारे में हम जानते हैं। तो मानव नेत्र क्या होता है बच्चों? यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है, ठीक है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति कार्य करता है। आप हर एक चीज को देख सकते हो, ठीक है। आपका जो आँख होता है इतना बड़े मेगापिक्सल का है ना, दुनिया में इससे बेहतर मेगापिक्सल का कुछ भी नहीं है। आप हर एक चीज को HD क्वालिटी में, सुपर HD क्वालिटी में देखते हो, है ना, 4K 8K से भी बढ़कर, जो हमें चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। यह दृष्टिपटल पर उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। जो हम देखते हैं ना दृष्टिपटल पे, उसका उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और वास्तविक जैसा है वैसा ही हमें दिखता है। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये 5 सेंटीमीटर का ही प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। यह नेत्र गोलक में स्थित होते हैं, ठीक है। ये नेत्र गोलक में स्थित होते हैं। अब एक एक चीज जो नेत्र का पार्ट्स होता है मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि भैया वो क्या होता है और उसका क्या कार्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र के विभिन्न भाग और उनके क्या कार्य हैं वो हम जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले अगर मैं बात करूं नेत्र गोलक, नेत्र गोलक क्या होता है ये देख सकते हैं आप। ये हमारा नेत्र गोलक है, ठीक है। देखो नेत्र गोलक क्या होता है, इसकी जो आकृति होती है ना लगभग गोलाकार होती है, ये पूरी, है ना। आपके आंखों के अंदर ये जो ऐसे खोल के देखो, दिख रहा है सफेद सफेद पूरा, ये नेत्र गोलक है। इसे बाहर निकालोगे तो पूरा गोलाकार शेप होता है, ठीक है। इसका जो व्यास होता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे व्यास कहेंगे, जो कि होता है 2.3 सेंटीमीटर। ये लगभग लगभग पूरा एग्जैक्टली गोल नहीं होता है, लेकिन गोलाकार ही होता है। ये लगभग तभी बोला जा रहा है। गोलाकार पिंड है जो सामने के भाग को छोड़कर चारों ओर से दृढ़ अपारदर्शी परत से ढका होता है। सामने का परत पारदर्शी होता है, बाकी पीछे अपारदर्शी होता है, ठीक है, दृढ़ उससे ढका हुआ होता है। अब आप जाओ, ये मानव नेत्र है आपका पूरा, ठीक है। मानव नेत्र है और इसके जो जितने भी पार्ट इंपॉर्टेंट है सब आता है, ठीक है। ये चित्र आप अपने एग्जाम में भी बना सकते हो सिंपल वे में। तो देखो बच्चों क्या क्या होता है। ये मानव नेत्र है, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ठीक है, ये सारा, इसे कहते हैं काचाभ द्रव, ठीक है। आंखों में एक द्रव होता है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? काचाभ द्रव। ये जो पेशी आपको दिख रही है लाल लाल में, इसे कहते हैं पक्षाभी पेशियाँ, ठीक है। हर एक के कार्य भी बताऊंगा। उसके बाद ये जो पार्ट आप देखते हैं ना, ये जो वाला हिस्सा है इसे कहते हैं अभिनेत्र लेंस। इसे क्या कहा जाता है? अभिनेत्र लेंस। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, इसे कहा जाता है आइरिस, ठीक है। और ये जो चीज़ देख रहे हैं आप ये वाला, इसे कहा जाता है कॉर्निया, ठीक है। अगले और पीछे की तरफ आ जाइए। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, दृढ़ पटल कहते हैं, ठीक है। ये किसे क्या कहा जाता है? दृढ़ पटल। उसके बाद ये जो लाल लाल हिस्सा आप देखेंगे ना, इसे कहते हैं रक्तक पटल। क्या कहा जाता है? रक्तक पटल। उसके बाद ये जो पीला पीला हिस्सा दिख रहे हैं आप,
ठीक है, इसे कहा जाता है दृष्टि पटल। ये जो पूरा पीला हिस्सा है ना इधर, इसे कहा जाता है दृष्टि पटल। ये जो हमारा हिस्सा है ना, ये हमारा द्विक तंत्रिका है, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये हमारी रक्त वाहिकाएं हैं, लाल लाल। एचडी पिक्चर बनाइए, सिंपल। हर एक चीज़ को मैंने कलर से भी दिखाया है, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। बेस्ट हिसाब से मैं बता रहा हूँ बच्चों। अब ये जो भी चीज़ है इसका अलग अलग एक्सप्लेनेशन करेंगे कि भैया इसका क्या कार्य है। सबसे इम्पोर्टेंट ये इस पर क्वेश्चन आ जाता है दृष्टिपटल वाले पर, है ना, बताऊँ। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्निया की, श्वेत मंडल जिसे कहा जाता है, ठीक है। ये जो हिस्सा है ना श्वेत मंडल, ठीक है, ये जो सफ़ेद सफ़ेद श्वेत हिस्सा जो आप देख रहे हैं, इसे कॉर्निया कहते हैं बच्चों। इसे क्या कहते हैं? कॉर्निया। इसका क्या कार्य देखो, इसका क्या कार्य होता है, नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ है, दिख रहा है ये उभरा हुआ भाग, ठीक है। और ये क्या होता है बच्चों, पारदर्शी होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? कॉर्निया। प्रकाश इसी भाग से नेत्र में प्रवेश करता है। तो जो प्रकाश प्रवेश कहाँ से करता है? कॉर्निया के थ्रू अंदर आता है, ठीक है, ये इसका कार्य है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आइरिस। आइरिस क्या होता है देखो बच्चों, ठीक है, ये जो आँख है ना, ये काला काला हिस्सा जो होता है, ये जो चीज़ देख रहे हैं आप, इसे क्या कहा जाता है? आइरिस कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? आइरिस। आइरिस का क्या काम होता है? देखो, कॉर्निया के पीछे की ओर रंगीन, ये जो काली और भूरी अथवा या फिर नीली, लोगों के आँख के कलर भी थोड़े अलग अलग से होते हैं ना, उसी आधार पर काली, भूरी अथवा नीली, अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है, ठीक है, एक पर्दा होता है, इसे आइरिस कहते हैं। और इसके बीच में एक छिद्र होता है, इसके बीच में ना बच्चों एक छिद्र होता है, ठीक है, जिसे पुतली कहा जाता है। क्या कहते हैं? पुतली। आपको पता भी होगा, ये वर्ड्स आमतौर पे यूज़ भी होता है। आइरिस का जो कार्य है, नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना है, ठीक है। जो प्रकाश जाती है, प्रकाश कहाँ से होती हुई जाती है, अभी मैंने बताया, बताओ कमेंट करके, प्रकाश कहाँ से होती हुई जाती है बच्चों? ये देखिए, प्रकाश कॉर्निया से होती हुई जाती है यहाँ से, ठीक है, और उसके बाद आइरिस पे आता है, और वो क्या करता है, आइरिस क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। अधिक प्रकाश के यह संकुचित होकर पुतली को छोटा कर देती है। आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा प्रकाश आती है तो अब आपने आँखें को छोटा कर देते हो, ऐसे आँखें आपके खुलती नहीं है। ये आप अनिच्छिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। आप चाह के भी बड़े नहीं कर पाते हो ऐसे ऐसे, जब बहुत ज़्यादा धूप होती है। अब देखना, आपने देखा होगा या, नेचुरल चीज़ें हैं ये, ठीक है। तथा कम प्रकाश में पुतली को फैला देती है। और अगर मौसम सुहावना है, बादल हैं, है ना, सूरज की रोशनी कम है, तो आप बड़े बड़े आँखें फैला सकते हो ऐसे। लेकिन जब सूरज की रोशनी ज़्यादा है तब नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है। जिससे नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है। नेत्र में यह क्रिया स्वतः होती है, इसे करने की जरूरत नहीं होती है कि भाई मुझे बड़ा करना है, मुझे छोटा करना है, यह ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तभी तो मैंने बोला ये अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पुतली, ठीक है। ये जो भाग आप देख रहे हैं ना, काला काला ये, ठीक है, ये जो हिस्सा होता है इसे हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। अब ये पुतली क्या होता है? पुतली को अंग्रेजी में प्यूपिल कहते हैं। इसका क्या कार्य है? यह परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है, जिसका साइज परितारिका की सहायता से बदला जा सकता है। इसके साइज को भी हम बदल सकते हैं, ठीक है। यह आँख में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। ये क्या करता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, आँख में प्रवेश होने वाली, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला है जलीय द्रव, ठीक है। जो जलीय द्रव होता है बच्चों, यहाँ पर ये जो हमारा जलीय द्रव होता है ना आँख के ऊपर, इसका क्या कार्य होता है? ये देखो, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच के स्थान में जल के समान द्रव भरा होता है। आपके आंखों में द्रव भरा होता है ना, तब हम पलक झपकते हैं, हमें पता भी नहीं रहता इसी के कारण। जो अत्यंत पारदर्शी तथा 1.336 अपवर्तनांक का होता है, इसे जलीय द्रव कहते हैं, ठीक है।
ये क्या होता है, ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें जलीय द्रव होता है। अब आता है कांचाप द्रव। ठीक है, कांचाप द्रव ये हुआ। इसमें क्या होता है, देखो लेंस के पीछे दृष्टि पटल तक का स्थान एक गाढ़े पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक के द्रव से भरा होता है, इसे कांचाप द्रव कहते हैं। ये तो सामने वाला हुआ लेंस के पीछे, ये वाला जो देख रहे हैं ना, इसे क्या कहा जाता है, कांचाप द्रव कहा जाता है। नेक्स्ट है नेत्र लेंस, जिसे हम अभिनेत्र लेंस भी कहते हैं। तो ये जो देख रहे हैं ना बच्चों आप, ये वाला हिस्सा, ये हमारा नेत्र लेंस हुआ। ठीक है, इसका क्या कार्य होता है, देखो पुतली के पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है, जिसके द्वारा बाहरी वस्तुओं का उल्टा छोटा तथा वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के पीछे दृष्टि पटल पर बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं आपसे एग्जाम में। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि भैया कहाँ बनता है। ठीक है, जो नेत्र पर जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आप बोलेंगे दृष्टि पटल पर बनता है। ठीक है, अगला आपका आता है पक्षाभि पेशियां। इसके क्या कार्य है, देखिए ये जो पेशी आप देख रहे हैं ना रेड रेड कलर में, इसे कहा जाता है पक्षाभि पेशी। ठीक है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता को नियंत्रित करती है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, क्या होता है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता में जब परिवर्तन होगा बच्चों, तो इसकी फोकस दूरी में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दृष्टि पटल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, दृष्टि पटल को अंग्रेजी में कहते हैं रेटिना। ठीक है, ये जो आप पीला पीला हिस्सा देख रहे हैं आप, ये हमारा क्या हुआ, दृष्टि पटल हुआ। ठीक है, रेटिना कहते हैं अंग्रेजी में। ये चीज क्या करती है, देखो ये जो होता है ना, कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है, एक परत टाइप की। ठीक है, आप कह सकते हैं, जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं, और ये सिग्नल द्विक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं, और मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश देखते हैं, सिग्नल जाएगा, सिग्नल जाता है मस्तिष्क में, और फिर मस्तिष्क हमें उस सिग्नल के माध्यम से चीज़ों को दिखाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है दृढ़ पटल। ठीक है, दृढ़ पटल कहाँ होता है बच्चों, दृढ़ पटल ये हुआ, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या हुआ बच्चों, दृढ़ पटल। इसके क्या कार्य हैं, ये क्या होता है, देखो नेत्र गोलक की बाहरी, ये बाहर है ना, बाहर है, नेत्र गोलक की बाहरी अपारदर्शी कठोर परत को दृढ़ पटल कहते हैं। ये जो हिस्सा होता है वो कठोर होता है। ठीक है, यह श्वेत होता है, मतलब ये सफ़ेद होता है। दृढ़ पटल के नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है ये। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, अंदर के सारी चीज़ों की ये क्या करता है, सुरक्षा करता है, क्योंकि ये कठोर होता है बाकी की तुलना में। आगे बढ़ते हैं रक्तक पटल। रक्तक पटल क्या होता है, ये जो रेड कलर का देख रहे हैं, ये हमारा रक्तक पटल है। इसके क्या कार्य हैं, दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ, ये हमारा दृढ़ पटल है, इसका भीतरी ये जो पृष्ठ होता है, ठीक है, उससे लगी काले रंग की एक झिल्ली होती है ये। ठीक है, काले रंग की झिल्ली हो, जिसे रक्तक पटल कहते हैं। यह नेत्र के भीतरी भागों में परावर्तन रोकती है। जो परावर्तन होता है ना, उसको भी क्या करती है, रोक देती है। प्रकाश का परावर्तन आपने पढ़ा है ना इससे पहले वाले चैप्टर में। ठीक है, तो उस चीज़ को ये रोक देती है, परावर्तन को। आगे बढ़ते हैं, रक्त वाहिकाएं। ये जो देख रहे हैं रेड 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 रेड, ये हमारी क्या हुई, रक्त वाहिकाएं हुई। ब्लड वेसल्स होते हैं। ये क्या होता है, इसका क्या काम होता है, यह नेत्र में रक्त ले जाने का कार्य करती है, जिससे नेत्र की कार्य प्रणाली चलती रहे। ठीक है, उसके साथ ये नेत्र में ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व भी पहुंचाती हैं।
ठीक है। ये क्या करती हैं, खून को ले जाना ले आना का कार्य करती है, और उसके जिससे हमारी नेत्र की कार्य प्रणाली चलती रहे, उसके साथ साथ ये ऑक्सीजन भी ले जाने का कार्य करती है। ठीक है। कुछ पॉइंट है जैसे कि दूर बिंदु क्या होता है वो जान लो, फार पॉइंट। ठीक है, दूर बिंदु, निकट बिंदु, ये सब क्या होता है आपने देखा हो। निकट बिंदु भी बता देता हूँ। आप ऐसे रखते हो ना किताब को, और जैसे मैंने किताब ले लिया, यहाँ से किताब उठाता हूँ, जैसे ये मेरे पास आर डी शर्मा की किताब है मैथ की। ठीक है, जब मैं इसको क्वेश्चन रखूँगा तो अगर मैं एकदम आँख के पास ले आऊँ ऐसे, तो आपको पढ़ दिखाई नहीं दे, धुंधला धुंधला दिखाई देगा, जैसे मुझे भी धुंधला दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस किताब को ऐसे दूर रख दूँ, अरे भाई कहाँ है, पढ़ने में आपको दिक्कत होगी, है ना। अब इसको अगर मैं यहाँ रख दूँ तो अब आराम से पढ़ पा रहे हो हर एक वर्ड को, हर एक लाइन को, है ना। तो दूर बिंदु होता है और एक निकट बिंदु होता है। तो निकट बिंदु क्या है, दूर बिंदु क्या, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, और समझ भी गए होंगे, ये चीज़ डेली लाइफ में चलता रहता है। दूर बिंदु क्या होता है, वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है, अनंत दूरी। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई दूर बिंदु कितना होता है सामान्य आँख के लिए, आप कहोगे अनंत, क्योंकि आप सूरज को भी देख पाते हो, आप तारे को भी देख पा रहे हो, आप चंद्रमा को देख पा रहे हो। सूरज, चंद्र, तारे, ये अनंत दूरी पर है जिसको हम देख पा रहे हैं, सोचो आप। तो ये आपका है, और उसके साथ साथ ये मैं इसको देख पा रहा हूँ, ये मेरे आंखों के सामने ये एक मार्कर रखा पड़ा है ना, इसको देख सकता हूँ सुस्पष्ट। ये मेरे सामने ये मोबाइल रखा है, कैमरा रखा है, उसको मैं देख पा रहा हूँ, है कि नहीं। तो इसी तरीके से आपका आता है निकट बिंदु। ठीक है, निकट बिंदु क्या होता है, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु, जैसे अभी मैंने रखा था यहाँ पे रखा था किताब, तो आराम से पढ़ पा रहा था। पास ले आ रहा हूँ या दूर ले जा रहा हूँ तो पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो वो निकटतम बिंदु, दूरी जहाँ पर हम वस्तुओं को सुस्पष्ट देख पाते हैं, निकटतम बिंदु, निकटतम दूरी कहलाती है। ठीक है, वही लिखा है मैंने यहाँ पर, आप अपना नोट्स ज़रूर बना सकते हैं। अगर नोट्स बनाना है, प्रॉपर नोट्स बनाते रहना। साइंस आप वीडियो देख रहे हो, अच्छी बात है, आप अपने हैंड रिटन नोट्स भी खुद बनाओ। मैं आपको प्रिंटेड नोट्स तो प्रोवाइड कराऊंगा ही कराऊंगा PDF फॉर्मेट में, लेकिन सबसे बेस्ट यही होता है कि हम अपनी नोट्स खुद अपने हाथों से बनाएं। जब चीज़ नोट्स अपने हाथों से बनाते हैं तो चीज़ें रिवाइज होती हैं, हम लिखते हैं तो रिवाइज पढ़ पढ़ के भी लिखा करो, और जब हम खुद का लिखा हुआ अपने हाथ से पढ़ते हैं दोबारा, तो फट से रिवीजन होता है, दिमाग में फट से आता है, ये फैक्ट है। ठीक है, उसके बाद समंजन क्षमता की अगर मैं बात करूं, समंजन क्षमता, समंजन क्षमता का मतलब क्या है ना, जैसे मेरे सामने कोई चीज़ है, कोई भी वस्तु है, जैसे मैं देख रहा हूँ अभी मेरे सामने सरस्वती माता की मूर्ति रखी हुई है, मैं उनको देख पा रहा हूँ। जैसे मेरे सामने सूरज है, ठीक है, जैसे मेरे घर के, आपके घर के सामने कोई पेड़ है, या ये मेरे सामने कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु चाहे वो दूर रखी हो या पास रखी हो, हमारा नेत्र उसको देखता है, देखता है। देखने से पहले ना जो फोकस दूरी होती है उसको एडजस्ट करता है। फोकस दूरी को एडजस्ट करने की ये जो कैपेबिलिटी होती है, इसे ही समंजन क्षमता कहा जाता है नेत्र की। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये परिभाषा भी आती है और इस पर आंकिक प्रश्न भी आते हैं। ठीक है, समंजन क्षमता क्या होती है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, जो चीज़ मैंने आपको आम भाषा में बोला वो ही यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ गए। इसका सूत्र क्या होता है, जो समंजन क्षमता को ना हम P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता आएगा, है ना, वो मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। देखो, स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है वो मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा। ये अभी आँख है, ठीक है, ये हमारी आँख है, यहाँ पर एक बिंदु है O, वस्तु रखी हुई होगी, प्रतिबिंब कैसे बनेगा देखिए। ठीक है, नेत्र से कुछ दूरी पर रखी हुई एक वस्तु है, यहाँ पर दिख रहा है आपको। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से प्रकाश आएगी नेत्र पर। ठीक है, ये आई प्रकाश आँखों पे यहाँ पर टकराएगी। उसके बाद क्या होगा,
देखो, वस्तु से निकलती हुई प्रकाश की किरणें नेत्र में प्रवेश करती हैं। ये जो प्रकाश है वो नेत्र में आ रही है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से नेत्र में उपस्थित लेंस से किरणें अभिसरित हो जाती हैं। ये हमारा जो आँख है ये एक लेंस की भांति कार्य करता है, ये लेंस है। उसके बाद क्या होगा, ये जो प्रकाश है यहाँ से जाके यहाँ पर दृष्टि पटल पर जाके केंद्रित हो जाती हैं। ठीक है, देखो यह किरणें दृष्टि पटल रेटिना पर मिलती हैं, जिससे वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है और माइंड पे जाता है सिग्नल, और फिर हमें वो चीज़ दिखाई देती है। ठीक है, रेटिना में विशेष कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं। कोशिकाएं उत्तेजित होती हैं और मस्तिष्क को संकेत भेजती हैं, जो उन्हें सीधे प्रतिबिंब में बदल देती है। ठीक है, और हमें देखने की अनुमति दे देती है। प्रतिबिंब बनता है उल्टा, लेकिन वो सिग्नल जाता है मस्तिष्क में, और फिर मस्तिष्क हमें सिग्नल के द्वारा उसको सीधा रूप में दिखाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या बनता है, स्वस्थ नेत्र में किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब, कोई भी चीज़ हम देख पाते हैं इस रूप में, इस प्रोसेस के द्वारा। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दृष्टि दोष और उनका संशोधन। ठीक है, आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है। इस टॉपिक से चाहे निकट दृष्टि दोष हो, दूर दृष्टि दोष हो, आएगा ही आएगा। ठीक है, मायोपिया भी है, वो भी चीज़ें कि भैया दृष्टि दोष क्या होती है, इसका निवारण क्या है। ठीक है, चित्र भी बना के दिखाओ, तो ये सब आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मोतियाबिंद। ये क्या होता है, कभी कभी अधिक उम्र के व्यक्तियों में क्रिस्टलीय लेंस एक धुंधली परत चढ़ जाती है, जिसे लेंस दूधिया तथा धुंधली हो जाती है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। ठीक है ना, ये जो बीमारी है वो ज़्यादा बूढ़े लोगों में होती है, और आप देखेंगे जो बूढ़े लोगों की आंख होती है ना, वो थोड़ी धुंधली धुंधली, थोड़ी सफ़ेद सफ़ेद सी हो जाती है। ठीक है, और ये बूढ़े लोगों में ही होता है उम्र के साथ। इस देखो ये आँख दिख रही है आपको, हो गया ये दूधिया दूधिया टाइप का दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इसे कहा जाता है मोतियाबिंद। ठीक है, कारण क्या होता है, मोतियाबिंद क्रिस्टलीय लेंस के दूधिया एवं धुंधला हो जाने के कारण होता है। ठीक है, और इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, इसे बस एक तरीका है इसको ठीक करने का, वो है शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन से ही ये ठीक हो सकता है। इसके अलावा कोई इसका उपचार नहीं है। अब हम बात करेंगे निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, अब नाम के विपरीत है बच्चों ये सब चीज़ें। अगर मैं निकट बोल रहा हूँ तो ये नहीं कि निकट की वस्तु नहीं देख सकते, भाई उल्टा है नाम का। ठीक है, नाम का उल्टा है पूरा डेफिनेशन, ध्यान रखना। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, वह दृष्टि दोष जिसमें हम निकट की वस्तुएं साफ साफ देख पा रहे हैं लेकिन दूर का नहीं देख पाते, उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है, और अगर दूर दृष्टि दोष क्या पूछा है, तो वह दृष्टि दोष जिसमें हम दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाते हैं परंतु निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते, और उसे कहा जाता है निकट दृष्टि दोष, सॉरी दूर दृष्टि दोष। ठीक है, जब मैं पढ़ा रहा था ना, पढ़ाते पढ़ाते एक पॉइंट में मिस कर गया था, तो मैं यहाँ बता देता हूँ। निकट बिंदु में मैं बताना भूल गया था। देखो, जो स्वस्थ नेत्र की आँख की जो निकट दूरी होती है, निकट बिंदु की दूरी, वो 25 सेंटीमीटर होती है बच्चों। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर लगभग ये हुआ। ठीक है, यहाँ तक अगर किताब रख के देखो, पढ़ोगे तो साफ साफ पढ़ पाओगे, कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत तुम्हें वहाँ पे होगा नहीं, कोई भी दुविधा नहीं होगी, है ना। लेकिन अगर दूर कर दोगे या एकदम पास ले आओगे तो फिर दिक्कत ज़रूर होगी। ठीक है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जो मैंने बोला वही यहाँ पे लिखा होगा। देखो, इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर, जो दूर बिंदु होता है ना बच्चों, अनंत, वो अनंत में नहीं होता उसका दूर बिंदु, वो कहाँ आ जाता है, नेत्र के पास आ जाता है। ठीक है, नेत्र के पास जब दूर पास आ जाता है, इसी कारण बस इसका नाम निकट दृष्टि दोष पड़ा है। वैसे कहाँ होना चाहिए, दूर, और वो जो दूर बिंदु है वो पास में आ जाता है, इसी कारण इसका नाम निकट दृष्टि दोष पड़ा है। ठीक है,
निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ साफ देखते हैं, दूर की नहीं दिखती हमें, ठीक है। अब दोष उत्पन्न होने का जो कारण है उसको हम चित्र के माध्यम से समझाएंगे। और ये चित्र आपके एनसीईआरटी में बना होगा, आपको ये अच्छा लगे तो ये बनाइए, एनसीईआरटी का अच्छा लगे तो ये एनसीईआरटी बनाइए। लेकिन कैसे होता है दोष और उसका निवारण क्या, चित्र के माध्यम से भी समझाने के लिए आता है, ठीक है। सो देखिए, दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है, दो कारण है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना, जो वक्रता होती है ना, ठीक है, वो चीज़ बढ़ जाती है। उसके साथ साथ नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ये जो गोलक है ना ये लंबा हो जाता है, ठीक है, ये लंबा हो गया है, इस वजह से ऐसा हो जाता है। अब मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। देखो, प्रकाश आएगी, ठीक है, ये प्रकाश अनंत दूरी से आ रही है, ये यहाँ पर टकराएगी। उसके बाद क्या होगा, ये जो चीज़ है ना वो यहाँ बननी चाहिए, ये यहीं पे बन जा रहा है। देखो, दृष्टि पटल पे बनना चाहिए ना, प्रकाश केंद्रित कहाँ होती है, दृष्टि पटल पे होती है, वो यहाँ पे ना होकर अभी यहीं पे आ जाती, पास आ गई है, ठीक है। और इसी वजह से हमें ये प्रॉब्लम होती है। तो तब जाके ये चीज़ होता है, ये दोष हुआ। अब निवारण कैसे होगा भाई, निवारण जब आंखों में प्रॉब्लम होती है, अब क्या लगाते हो दूर करने के लिए, डॉक्टर के पास जाते हो आंखों के, वो आपको एक चश्मा लगा के देता है। पहले तो देखेगा आपको क्या दोष है, उसके बाद आपको आपके दोष के अकॉर्डिंग चश्मा दे देगा, ठीक है। वो चश्मा क्या होता है, एक लेंस होता है, ठीक है, तो वो दिखा देगा। देखो, वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना पर ना बनकर उससे आगे ही बन जा रहा है, यहाँ पर बनना चाहिए था ना, वहाँ नहीं बन रहा है, कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, और इसी वजह से ये दोष उत्पन्न हो गया है, ठीक है बच्चों। अब इसका निवारण देखेंगे। निवारण क्या है, इस दोष के किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस, उपयुक्त इसलिए बोला गया है ना, अलग अलग थोड़ा सा अगर थोड़ा कम है, फोकस दूरी की है ना, आगे पीछे हो रहा है, उस हिसाब से आपको दिया जाता है पावर। कहना ये इतने का है, इतने पावर का है, तू मत लगा, तेरे को ज़्यादा दिखाएगा। किसी को अगर दृष्टि दोष नहीं है और किसी को दृष्टि दोष है, अगर तुम्हारा आँख ठीक है और तुम उसका चश्मा लगा के देखोगे ना, तुम्हें ऐसा चक्कर चक्कर सा आएगा और तुम्हें कुछ साफ भी नहीं दिखाई देगा। कहते इसीलिए किसी का चश्मा भी नहीं लगाना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। लेंस की क्षमता क्या होती है वो अभी हम आगे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है, अवतल लेंस, जैसे इसका दूसरा नाम क्या है, अपसारी लेंस। अवतल लेंस बोले या अपसारी लेंस बोले, बात एक ही है। कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं कि ये अलग अलग चीज़ें, नहीं, शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है, ठीक है, एक ही लोग हैं, नाम दो हैं, अवतल लेंस, अपसारी लेंस, ठीक है बच्चों। अब निवारण क्या है इसका, देखिए, ये आँख है, ये बेटा हमने लगा दिया चश्मा आँख के ऊपर, अवतल लेंस, ठीक है, ये अवतल लेंस हमने लगा दी, ये लेंस नहीं, ये क्या है बच्चों, ये चश्मा है, आप समझ लीजिए। चश्मा किसका बना हुआ होता है, लेंस का बना हुआ होता है, ठीक है। ये प्रकाश आएगी, अब प्रकाश पहले कहाँ आएगी, यहाँ नहीं जा रही, पहले पहले कहाँ आ रही है, चश्मे पे आ रही है ना, आँख पे जो चश्मा लगा हुआ है, जो लेंस लगा हुआ है उस पे आएगी। उसके बाद यहाँ से टकराते हुए, देखो ये मैंने लिख दिया, अवतल लेंस से टकरा कर किरणें अपसरित हो जाती हैं। कैसे अपसरित होंगी, ये यहाँ गई, यहाँ से फिर ये यहाँ पे आ गई, यहाँ पे बनेगी, अब दृष्टि पटल पे बनी, ठीक है। जो दोष था वो दूर हो गया, किससे, चश्मा लगाने से। चश्मा किसका है, अवतल लेंस का है। तो ये इसका निवारण है, देख सकते हैं आप। एक बार मैं चेक कर लूँगा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या बंद तो नहीं हो गया है, क्योंकि मेरे साथ कई बार ऐसा होता है ना बच्चों, मैं पढ़ाता रहता हूँ और वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती, बंद हो जाती है, आवाज़ नहीं आती है, बड़ा फिर मूड सनकता है। इतने मेहनत करने के बाद ना ऐसा कई बार हो चुका है, एक बार दो बार नहीं, कई बार। तो कितना फ्रस्ट्रेशन होता होगा, कितना गुस्सा होता होगा, आप समझ सकते हैं। तो ये होता है बच्चों। आशा करता हूँ मैं जो भी बता रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं, वीडियो की मदद से समझा रहा हूँ तो भाई समझना तो चाहिए ही चाहिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा दोष, प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर बनने लगा है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
दूर दृष्टि दोष, जिससे दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं ना, तो ये क्या होती है? दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुएं हम साफ देख पाते हैं परंतु निकट की वस्तुएं हम स्पष्ट नहीं देख पाते। क्यों? ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से दूर हट जाता है। 25 सेंटीमीटर से क्या होता है? दूर हट जाता है, इसीलिए ये चीज़ होती है। अब मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ। ऐसे व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र के 25 सेंटीमीटर से काफ़ी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है। जो ऐसे होता है ना, पढ़ते हैं हम, तो वो पास नहीं रख सकता, उसे दूर रखना पड़ेगा। देखते होगे ये सब जो प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर थोड़े जो एजड हो जाते हैं उनमें होती है, बट आजकल तो हर कोई प्रॉब्लम छोटे बड़े लोगों में भी आने लगी है ना। पहले जो हार्ट अटैक होता था बच्चों, वो 40 प्लस 50 प्लस लोगों में ही देखा जाता था, या 60 प्लस लोगों में होता था, जो मोटे होते थे, है ना, हैवी होते थे जिनका, उनमें आता था। लेकिन आजकल हार्ट अटैक बच्चों में आने लगा है। तो हमारी लाइफ स्टाइल, हमने अपने पोल्यूशन लेवल इतना बढ़ा दिया है, हमने इतने केमिकल्स मिला दिए हैं अपने खान पान में, हम ये जो चीज़ें हो रही हैं इसके जिम्मेवार हम खुद हैं, कोई और नहीं है, भगवान भी नहीं है। हम भगवान को भी दोष नहीं जगा सकते, इसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। खाने की पीने की चीज़ों में, कहीं पे भी कुछ कर रहे हैं। अगर जिम में भी कोई बंदा जा रहा है तो एक्सरसाइज, भाई ठुकरा के मेरा प्यार तू मेरा इंतकाम देखेगी, ये गाना सुनते हैं और लगा देते हैं इंजेक्शन ठोक के, और फिर बॉडी बन जाएगी। भाई नेचुरल बॉडी बनाने में सालों साल लग जाते हैं। ठीक है, अच्छी डाइट फॉलो करोगे, अच्छी कसरत करोगे, तब जाके बॉडी बनती है। सालों साल लग जाते हैं। और लोग आज जाएंगे जिम में, अरे भाई मिरर देखना बॉडी बन गई कि नहीं, 1 घंटे में शुरू हो जाते हैं। और आजकल जिम में जो जिम कसरत करने नहीं जाते, फ़ोटो खिंचवाने, है ना, बॉडी ऐसे नहीं बनती है। और बॉडी तो सोचना ही नहीं चाहिए, अच्छी सेहत फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। हालांकि मेरी फिटनेस बहुत बेकार हो चुकी है, इसका भी एक रीज़न है। मैं 5 साल बीमार रहा हूँ, एम्स से मेरा इलाज चला है बच्चों, आपको पता हो ना हो मैं बताता हूँ। और मुझे हैवी एक्सरसाइज करने से या हल्का अगर थोड़ा सा रनिंग भी करता हूँ ना, तो मेरा हार्ट फूलने लगता है, सर मानो मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसा फीलिंग आ जाती है। तो ये चीज़ अभी अवॉइड कर रहा हूँ, मैं रिकवरी मोड पे हूँ पिछले 7-8 साल से। तो जैसे ही मैं ट्राई करता हूँ बट होता नहीं है मुझसे। ठीक है, पहले मैं क्रिकेट दिन भर खेलता था, एथलीट बहुत था, घर के बड़े बड़े तगड़े काम होता था, बट हेल्थ से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, पैसा वैसा कुछ भी नहीं है। ऐसे बड़े बड़े अमीर हैं जिनके पास अरबों रुपए हैं, लेकिन वो डॉक्टर को देंगे बट उनकी हेल्थ सही नहीं होती है। तो आपके लिए आपका हेल्थ भी ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, दोनों चीज़ ज़रूरी है। ठीक, तो अगर ये दोष आपको हो गया है ना, तो आपको किताब को दूर रख के पढ़ना पड़ेगा, है ना। जैसे ये लेडी आप देख रहे हैं ना, ये बेचारी कुछ फ़ोन में पढ़ रही है, तो फ़ोन हम जनरली आँख के पास रखते हैं, लेकिन ये बेचारी कहाँ रख रही है, ये देखो यहाँ पर रखा हुआ है फ़ोन। ठीक है, दूर रखा है। अब मैं इसको बना के दिखाता हूँ। ये नेत्र है, उत्पन्न होने का क्या कारण है? देखो, 2 कारण होता है, उसका उल्टा होता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाती है और नेत्र गोलक का छोटा हो जाता है। वहाँ बड़ा हो जाता था, लंबा हो जाता था, यहाँ छोटा हो जाता है। ठीक है, उसका उल्टा ही है सब कुछ। अब देखो इसमें क्या होता है ना, ये हमारा आँख है और यहाँ पर कोई वस्तु, यहाँ से प्रकाश आएगी। देखो, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु यहाँ है। ठीक है, देखो सामान्य नेत्र का निकट बिंदु यहाँ होता है, और जो जिसको दोष हुआ है ना उसका निकट बिंदु यहाँ ना होकर यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अगर आप, मैं जैसे हम, मेरा ठीक है अभी, आपका भी सही होगा, तो हम यहाँ पर किताबों को रखेंगे, रख के पढ़ सकते हैं। लेकिन जिसको ये दोष हो गया ना, उसका निकट बिंदु यहाँ ना होकर दूर खिसक जाता है। ठीक है, और प्रकाश जो आती है ना वो यहाँ पड़ के, और ये जो यहाँ बनना चाहिए था दृष्टि पटल पर, वो वहाँ ना बन कर कहाँ बनती है, और भी पीछे बनती है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ बनती है, देख पा रहे हैं आप ये चीज़ें। अब इसका निवारण कैसे होगा? भाई निवारण होगा चश्मा लगाकर, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पर ना बनकर उसके पीछे बनता है दूर दृष्टि दोष में। अब निवारण क्या है? तो निवारण के लिए हमें लगाना पड़ेगा उत्तल लेंस। ठीक है, इस दोष को अभिसारी लेंस, जिसे उत्तल लेंस कहा जाता है, इसको लगाकर हम इसको दूर कर सकते हैं, उत्तल लेंस का चश्मा लगाकर।
ठीक है। तो ये हमारी आँख है, ये उत्तल लेंस का एक चश्मा लगा दिया हमने आंखों के सामने। अब देखिए, ठीक है, ये निकट बिंदु है ना, उत्तल लेंस से टकराकर किरणें अभिसारित हो जाती हैं, यहाँ से आएगी, यहाँ पे अभिसारित होगी, फिर किरण यहाँ पे आएगी, ठीक है। और उसके बाद ये जो चीज़ है दृष्टि पटल पे जाके बनेगी यहाँ से, ठीक है। जो पीछे बन रहा था अब कहाँ बनेगी, दृष्टि पटल पर। तो दूर दृष्टि दोष को हम उत्तल लेंस लगाकर दूर कर देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। प्रतिबिंब पुनः रेटिना में बनने लगता है। अब बात करते हैं जरा दूर दृष्टिता, ये क्या होता है। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में संवेदन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर तक हट जाता है। इस दोष को जरा दूर दृष्टि दोष कहते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, जनरली आपने देखा होगा जो लोगों के चश्मे लगते हैं वो थोड़े एज के बाद लगते हैं। आजकल तो कुछ बच्चों में भी लगने जाते हैं, वो कुछ जीन्स के प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, या फिर कुछ प्रॉब्लम होता है तब उनको चश्मे लगते हैं। वो बहुत कम है, लेकिन ज़्यादातर चश्मे जो लगते हैं वो जो एजड लोग होते हैं जिनकी आयु बढ़ रही है उनमें आप देखते हैं ना, तो उसमें ये दोष पाया जाता है, ठीक है। दोष उत्पन्न होने का जो कारण होता है यह पक्षाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने, जो हमारी पक्षाभी पेशियाँ होती हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं आयु के साथ, और क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाने के कारण उत्पन्न होता है। जो क्रिस्टलीय लेंस होता है ना उसमें लचीलापन होता है, उसमें भी कमी आ जाती है आयु बढ़ने के साथ साथ, ठीक है। तब जाके ये दोष हमारा उत्पन्न होता है। कैसे दूर कर सकते हैं, उत्तल लेंस के प्रयोग से हम इसको दूर कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा जो बुढ़े लोग होते हैं, जो थोड़े वृद्ध लोग होते हैं, वो ना तो दूर का देख पाते हैं ना ही पास का देख पाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे दोष भी होते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष देखने को पाए जाते हैं, दूर दृष्टि दोष भी और निकट दृष्टि दोष भी पाए जाते हैं। और इसको दूर कैसे किया जाता है, द्विफोक्सी लेंस का चश्मा लगाकर, ठीक है। जो द्विफोक्सी जो चश्मा होता है ना वो जो बूढ़े लोगों में लगता है, वो दो लेंस होता है, नीचे वाला ऊपर वाला, नीचे वाला ऊपर। नीचे वाला जो होता है यहाँ से जो इतनी तरह नीचे वाला पोर्शन होता है वो होता है किताबों को पढ़ने के लिए, ठीक है ना, और ऊपर वाला होता है दूर का देखने के लिए। देखो किसी आवश्यकता होती है, ऊपरी भाग अवतल लेंस का होता है और निचला भाग उत्तल लेंस का होता है। द्विफोक्सी लेंस लगाकर इस दोष को हम दूर कर सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये रीडिंग पोर्शन के लिए नीचे वाला हिस्सा और ऊपर डिस्टेंस सेक्शंस के लिए होता है। उसके साथ साथ आजकल तो कॉन्टैक्ट लेंस भी आने लग गए हैं। लेडीज़ कॉन्टैक्ट लेंस लगाती है ना, तो कॉन्टैक्ट लेंस भी आजकल लगा जाता है शल्य चिकित्सा की मदद से, तो वो भी आप लगा सकते हैं। ये जैसे लेंस लगा रही है, ये क्या है, कॉन्टैक्ट लेंस। तो कॉन्टैक्ट लेंस आपने यूट्यूब वगैरह वीडियोज़ में देखा होगा, रील्स में देखा होगा। आजकल एक न्यूज़ भी आता है, एक औरत कॉन्टैक्ट लेंस लगा के ना, ऐसे भी कॉन्टैक्ट लेंस आते हैं जिनसे आँखों की खूबसूरती और बढ़ाते हैं। जैसे ऐश्वर्या राय की आंखें कितनी मस्त लगती हैं ना, तो लोग अपने खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कॉन्टैक्ट लेंस भी लगाती हैं और लगा के भूल जाती हैं, क्योंकि झिल्ली टाइप की होती है। और एक लड़की लगाती रहती थी, तो उसके आंखों में इतने सारे अंदर घुस गए थे, जब निकाला गया तो कम से कम ढेर सारे कॉन्टैक्ट लेंस निकले, और कुछ दिन और रहता तो उसको डैमेज कर देते हैं आँख को, है ना। तो ये इसके नुकसान भी हैं, केयरफुली हमें लगाना चाहिए। दोनों नेत्रों का सिर पर सामने की ओर स्थित होने का क्या कारण, क्या लाभ है। ये जो आँख है ये हमारी इधर है, आँखों के सामने है ना, ये पीछे होती तो क्या होता, सामने होने के क्या लाभ है, ठीक है ना। तो भगवान से बड़ा क्रिएचर दुनिया में कोई नहीं है, भगवान नहीं हमें बनाया, ठीक है। वो हर एक चीज़ जो बनाता है वो अनमोल है, और सोच के भगवान से बड़ा कुछ है ही नहीं, है ना। आजकल तो इंसान भगवान से खुद को बड़ा समझने लग जाते हैं,
तो ये ऐसा कुछ नहीं है, भगवान के सामने कुछ भी नहीं है तुम। ये देखो, इसका क्या कारण है, इसका क्या लाभ है। दोनों नेत्रों का सिर पर सामने की ओर स्थित होने से हमारा दृष्टि क्षेत्र तो कम हो जाता है, परंतु हमें 3 विमाओं लंबाई, चौड़ाई और गहराई में देखने की क्षमता का लाभ मिलता है। लंबाई, चौड़ाई, गहराई सब चीज़ें हम देख पाते हैं, अच्छे से अनुमानित कर पाते हैं। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। ठीक है, ये देखो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, 3 डायमेंशन, ये चीज़ें हम आराम से देख सकते हैं। इसी वजह से ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है हमारे आंखों के सामने होने का, मतलब सिर के सामने होने का। अगला है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, वर्ण विक्षेपण जिसे कहा जाता है। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, मेरे में मैंने जब बोर्ड एग्जाम दिया था पूछा गया था, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखो ये प्रिज्म है, प्रिज्म आपने देखा नहीं होगा, अगर आप अपने टीचर से बोलोगे ना तो वो लैब में ले जाएंगे, तो एक सफ़ेद टुकड़ा होता है, कांच के जैसा लगता है, प्रिज्म होता है। वो महंगा होता है, छोटा सा टुकड़ा, कम से कम 3, 3.5, 4 हज़ार या फिर 5 हज़ार का होता है, इतना सा एक। ठीक है, तो उस प्रकाश आती है और प्रकाश फिर 7 रंगों में व्यक्त हो जाती है ना। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखो, प्रिज्म एक सपाट चिकनी सतहों वाला एक पारदर्शी प्रकाशीय अवयव है जो प्रकाश का अपवर्तन करता है। ये प्रिज्म है। अब इसमें क्या होगा, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखो मैं चित्र बना देता हूँ। ये प्रिज्म है, ये पर्दा है सामने, देखो ये प्रकाश आई, प्रिज्म से टकराई और फिर 7 रंगों, ये प्रकाश की श्वेत किरण है और ये प्रिज्म से टकराने के बाद 7 रंगों में व्यक्त हो जाती है। ये देखो, ठीक है, 7 रंगों में व्यक्त हो जाती है। और ये क्या होता है, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये ऑर्डर भी याद कर लो, मैंने कैसे याद किया था, बैनी, आ, पी, ना, ला। बै से बैगनी, आ से आसमानी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। ठीक है, बैनी, आ, पी, ना, ला। फिर अंग्रेजी में याद कर सकते हो, विब, ग्योर, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ठीक है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ठीक है, रेड, ऐसे याद कर सकते हैं। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जब प्रकाश की श्वेत किरण प्रिज्म से टकराती है तो प्रकाश की किरण को 7 रंगों में व्यक्त कर देती है और इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। सिंपल, जो मैंने अभी बोला वही आपको कॉपी में लिख देना है, एग्जाम में आता है। ठीक है, आराम से हो जाएगा। श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम, तो जो चीज़ मैंने बोला ना 7 रंग में व्यक्त होना, यही स्पेक्ट्रम कहलाता है। देखो, आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का प्रयोग किया। एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्ण वर्गों को और अधिक विभक्त करने का प्रयास किया, किंतु उन्हें और अधिक वर्ण नहीं मिल पाए। 1 से 7 मिले, उसने सोचा कि और एक रखता हूँ तो क्या पता उससे ज़्यादा हो जाए, बट नहीं हुआ। तो स्पेक्ट्रम में सिर्फ 7 ही रंग होते हैं, बैनी, आ, पी, ना, ला, जो मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं, 7। ऑर्डर से याद करोगे फायदा है, क्योंकि इसी ऑर्डर पे क्वेश्चन भी बनते हैं। देखिए, यहाँ एक प्रिज्म रखा था, यहाँ एक रखा था, यहाँ से जब श्वेत प्रकाश आई, यहाँ से जब श्वेत प्रकाश आई, उसने सोचा ये जब टकराएंगे तो क्या पता 7 से ज़्यादा हो जाए, बट नहीं हुआ, उतने ही थे। ठीक है, तो वो क्या है, वो है ऑर्डर, अगर ऊपर से नीचे करो, नीचे से ऊपर करो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ये ऑर्डर है। अब इंद्रधनुष अपने बनता हुआ देखा होगा, ये बारिश के टाइम पे बनता है, ये इंद्रधनुष देख रहे हो ना। किसको किसको इंद्रधनुष अच्छा लगता है बनता हुआ, वो आप मुझे बता सकते हैं। देखो, इंद्रधनुष हमेशा किधर बनता है, जिधर से सूरज निकलेगी ना उधर कभी भी इंद्रधनुष नहीं बनेगा। 100% लिख के देता हूँ आप, या अगर आपने कहीं पे भी देखा हो तो मुझे बता दो, हो ही नहीं सकता है इंद्रधनुष उधर बने जहाँ से सूरज निकलेगा। अगर सूरज इधर से आ रही है तो इंद्रधनुष उसके उल्टे दिशा में बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। और इंद्रधनुष बनता कैसे है, प्रकाश के आवर्तन के कारण। देखो कैसे, जब बारिश होती है ना, बादलों के माध्यम से बारिश होती है, जैसे बादल
बारिश होती है तो प्रकाश वायुमंडल में छोटी छोटी बूंदें जो गिरती हैं वही बारिश का रूप ले लेती हैं, और उसी के कारण ही होता। देखो, इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है ये, जो आप चीज़ देखते हैं ना कि प्रिज्म से टकराती है और 7 रंगों में विभक्त होती है। तो यहाँ प्रिज्म का जो काम करता है वो वर्षा की बूंदें करती हैं। ठीक है, बारिश की ये बूंदें हैं, ये प्रकाश की किरण आई और ये 7 रंगों में व्यक्त हो गई, तो स्पेक्ट्रम बन गया। ठीक है, यह वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ठीक है, ठीक है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। सूर्य की आपतित प्रकाश की ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं, तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं। अंततः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं। प्रकाश के परिक्षेपण और आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण विक्षेपण के नेत्रों तक पहुँचते हैं। तो अगर सिंपल लिखोगे, यहीं से इतना लिख दो, बेस्ट है। थोड़ा और बढ़ा के लिख दो और ये चित्र बना दो कलरफुल, तो बढ़िया बन जाएगा। ठीक है, तो इंद्रधनुष कैसे बनता है, क्यों बनता है, किधर बनता है, वो भी मैंने बता दिया। और ये इंद्रधनुष हमेशा बारिश के टाइम पे ही बनेगा, ऐसे कभी नहीं बनता। आपने देखा कभी कि तेज धूप पड़ रही हो और इंद्रधनुष बन जाए तुम्हें? कभी नहीं होगा, कभी नहीं देखा होगा। अब आते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन की बात में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, वायुमंडल जो है, हमारा जो वायुमंडल है, इसमें विभिन्न गैसें हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, धूल के कण हैं, मिट्टी के धूल के कण, और भी कई सारे गैसेस, बहुत कुछ भरा पड़ा है हमारे वायुमंडल में, है ना। तो वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। और वायुमंडलीय अपवर्तन के क्या प्रभाव होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे इस पर क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है। अग्रिम सूर्योदय, विलंबित सूर्यास्त, सूरज पहले ही निकल जा रहा है, बहुत लेट छुप रहा है। आपने सुना होगा कि कहीं पर इतना 6 महीने का रात होता है, कहीं पर 6 महीने का दिन हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? इसी वजह से होता है। गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति का परिवर्तन होना, ये सारे कारण होते हैं। ठीक है, और बच्चों मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जो मैं पढ़ाता हूँ उसके 3 वीडियोस में बनाता हूँ। एक तो अभी समझ रहे हैं चीज़ों को, उसके बाद एक आता है एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स बताता हूँ दूसरा, और तीसरा जो वीडियो होता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, छोटे बड़े, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पिछले 10-12 साल में पूछे गए हैं वो सब, और जो पूछे जा सकते हैं वो सब बताता हूँ। तो हर चैप्टर के 3 वीडियो बनाता हूँ पूरे साल में, और 3 वीडियो अगर आप देख लेते हो तो मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा। और इस साल जो बच्चे मेरे से पढ़े थे, इतने सारे बच्चे टॉपर कैटेगरी में, टॉपर कैटेगरी मतलब 100 में से 98, 97, 99, 100 में से 100 भी आए हैं। मैक्सिमम बच्चे खुद मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये मैसेज आप मुझे एग्ज़ाम के टाइम के बाद जब आपका रिजल्ट है वो करो। ठीक है, और वही तभी कर पाओगे जब आप हमसे पढ़ाई करोगे और खूब मेहनत करोगे, है ना। तो तारों का टिमटिमाना क्यों है? ये देख रहे हो बच्चों, तारे टिमटिमा रहे हैं मस्त। जब आप रात में देखते हो तो तारे टिमटिमाते हैं। तो ये क्यों टिमटिमाते हैं? टिमटिमाना का मतलब प्रकाश घटता है, बढ़ता है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, इसी वजह से टिमटिमाना होता है, उसे ही कहते हैं। तो टिमटिमाते क्यों हैं? ये जो तारे हैं सूरज के समान है, सूरज से भी बड़े हैं और अनंत दूरी पर है, अनंत दूरी पर है ना। दूर स्थित तारा हमें प्रकाश के बिंदु स्रोत के समान प्रतीत होता है ना। चूँकि तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है। देखो ये तारे अनंत दूरी पर, यहाँ पर तुम खड़े हो, ठीक है ना, यहाँ पर सोचो तुम खड़े हो, ये ठीक है, और ये जब तुम खड़े हो ये तुम्हारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये तुम्हारा वायुमंडल है, ये वायुमंडल है।
जब ये तारों की प्रकाश इस वायुमंडल से होते हुए तुम्हारे आंख तक पहुंचेगी, है ना। तो प्रकाश जब वायुमंडलीय से गुजरते हुए प्रकाश तुम्हारे आंखों तक पहुंचेगी, है ना। और ये प्रकाश जब ये वायुमंडल में आएगी ना तो इसका हो जाएगा प्रकीर्णन। इन प्रकाश का क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन। मेन कारण ही है ये प्रकीर्णन। एक वर्ड लिख लो, दिमाग में गुजर लो, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन। तो प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन हो जाता है। और प्रकाश कभी हमारी आंखों तक तेज आती है तो कभी धीमी आती है। और इसी कारणवश हमें तारे क्या प्रतीत होते हैं? टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। सिंपल भाषा में मैंने बोला आपको, और मैंने भी बोर्ड एग्जाम में यही लिखा था और मुझे पूरे मार्क्स मिले थे। मेरे बोर्ड एग्जाम में लिखित में 80 में से 80 मार्क्स आए थे सन 2008 में, ठीक है। अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारों की प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है, कभी धुंधला, और इसी कारणवश हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। देखो, जब चीज़ों को आप अपने शब्दों में लिखोगे तो एग्जामिनर पूरे मार्क्स देते हैं। हम भी एक टीचर हैं। अगर कोई बच्चा रट के आया है, किताब में गाइड से पढ़ के पूरा और रट्टू तोता बन गया है, लिख दे रहा है, और कोई बच्चा समझ के आया है और वो अपने भाषा में अपने तरीके से आंसर लिख रहा है, तो जो अपने वे में आंसर लिखता है ना उसको हम अच्छा मानते हैं, उसको पूरा नंबर देते हैं। और कोई रट्टू तोता है, हम समझ जाते हैं कॉपी चेक करते वक्त कि भाई ये रट्टू तोता है, ये रट के आया है, पता चल जाता है टीचर को, ठीक है। तो मैंने सिंपल वे में बताया, तो उसी तरीके से लिखना, पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगला आता है अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, ठीक है। ये टॉपिक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखो, सूरज उग रहा है, पहले आप देख लो चित्र में, ठीक है। और सूर्यास्त हो रहा है, ये देखो, सूर्योदय हो रहा है अभी, अग्रिम सूर्योदय और विलंब सूर्यास्त। इसका क्या कारण है वो मैं आपको भी बताता हूँ। देखो, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता रहता है। ये सारा का सारा कांड होता है प्रकीर्णन के कारण। ये सारा जो कांड होता है ना, किसके लिए जिम्मेदार है? ये प्रकीर्णन। और उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारा वायुमंडल। तो जब सूरज उग रहा होता है, ठीक है, तो हमें लगभग 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगना शुरू हो जाता है। और जब सूरज अस्त हो जाता है उसके 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। किस लिए? वायुमंडलीय प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। वास्तविक सूर्योदय सूर्यास्त से अर्थ है सूर्य के द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना, ठीक है। क्षितिज क्या होता है बच्चों? ये होता है क्षितिज और ये होता है ऊर्ध्वाधर, ठीक है। ये होता है क्षैतिज या क्षितिज, जो बोलो आप, और ये होता है ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर। अगला है गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति कब परिवर्तित होना। ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए, ये गर्म वस्तुएं आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु को तुलना में अधिक गर्म कर हो जाती है। ये देखो, जब आग जलेगी ना, यहाँ पे जो वायु है और या फिर इसके ऊपर जो वायु है, ऊपर की वायु की तुलना में नीचे की वायु अधिक गर्म हो जाती है। गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में कम सघन होती है, ठीक है। इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, ठीक है। इसका जो अपवर्तनांक ना, गर्म वायु जो है अभी, ऊपर वाले की तुलना में इसका अपवर्तनांक थोड़ा कम है, क्योंकि अपवर्तनांक माध्यम की भौतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं है। इसीलिए गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल दूँ। गर्मी के टाइम पे जब बहुत गर्मी होती है, जो आप गेहूं का खेत देखते हो, तो उसमें से देखना ऐसे लौ निकलती हुई तुम्हें प्रतीत होगी। और जब लौ निकलती हुई तुम जब देखते हो उसके आसपास की चीज़ें, जैसे कोई पेड़ लगा हुआ है, वो तुम्हें ऐसे हिलती हुई दिखेंगी अगर तुम उस गर्माहट में उस चीज़ों को देखोगे, है ना। और जैसे ही तुम ऊपर से देखोगे थोड़ा, तो पेड़ तुम्हें स्थिर लगेगा। डेमो दे दिया मैंने, लाइव देखा ही होगा ये चीज़ आपने। प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव है, स्वच्छ आकाश का नीला रंग होता है, ये टिंडल प्रभाव का उदाहरण है,
देखो, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है ना, हमारे वायुमंडल में अशुद्धियाँ, जल वाष्प, धूल कण, अन्य प्रकार के पदार्थ उपस्थित हैं। जब प्रकाश वायुमंडल से गुजरती है ना, तो प्रकाश का किरण अपने मार्ग से इधर उधर भटकता रहता है। किस कारण? इन अशुद्धियों के कारण, इन धूल गैस के कारण। तो वायुमंडल में उपस्थित इन अशुद्धियों, धूल के कण द्वारा प्रकाश का अवशोषण कर उसे अन्य दिशाओं में विकिरित कर दिया जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जो प्रकीर्णन प्रकीर्णन चिल्ला रहा हूँ, ये होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, कहाँ चला गया? आगे बात करते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि एक रूम बंद है पूरा, ठीक है, अंधेरा है एकदम, और एक जगह से रोशनी आ रही है, ईट फूको छोड़ दिया है, ठीक है, एक छोटा सा ईट का टुकड़ा, कैसे है ना, एक ईट हटा लो तो वहाँ से जो रोशनी आएगी, यूँ उस रोशनी में देखोगे कई सारे धूल के कण आपको दिख रहे होंगे, यूँ 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 घूम रहा है। वो धूल के कण यहाँ पे भी हैं, बट इस रोशनी के कारण हमें नहीं दिखता है। अभी यहीं अंधेरा कर दूँ और यहाँ से छेदा से रोशनी आएगी तो इतने धूल के कण आपको दिखेंगे। ये डेमो है। उसके बाद ये देखो, ये जंगल है, पेड़ भरे पड़े हैं, पूरा काला काला है, एक रोशनी आ रही है और इस रोशनी में पूरा दिख रहा है इसको। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण का पुंज वायुमंडल के महीन कणों से धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणु से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देता है। उस किरण पुंज का मार्ग क्या होता है? दिखाई देने लगता है। और कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को हम टिंडल प्रभाव कह देते हैं, या कह देते हैं टिंडल प्रभाव उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो ये होता है टिंडल प्रभाव। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बच्चों? जब धूल से भरे कण जब आते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? जब आकाश में आप देख रहे होते हो तो आकाश आपको नीला दिखाई देता है, काला क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? काला भी दिखाई देता है। कब? जब आप वायुमंडल से बाहर चले जाते हो, स्पेस में जाते हो। जो स्पेस में जाता है ना, उसको आप ऐसे जब नीचे देखते हैं, उसको क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। क्यों, वो भी बताऊंगा अभी। ये आकाश है, यहाँ पे तुम खड़े हो, ठीक है, ये पूरा आकाश आपको नीला दिखाई दे रहा है। किस लिए? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एकमात्र कारण है इसका। क्या होता है? प्रकाश की किरण, देखो अब मेरी भाषा में समझ लो, पहले एग्जाम में कैसे लिखना है। जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो जो प्रकाश की किरण आ रही है सूरज से ना, वो किरण जब आती है तो वायुमंडल से होते हुए आती है, और वायुमंडल में प्रकाश का किरण क्या हो जाता है? अपवर्तित। और जो रोशनी, ठीक है, जो रंग हमारे आंखों तक पहुंचता है, उसमें नीले रंग की मात्रा सबसे अधिक होती है। प्रकीर्णन के कारण जो रंग हमारे आंखों तक पहुंचता है, उसमें नीले रंग की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इसी वजह से प्रकाश हमें ये आसमान नीला प्रतीत होता है, आसमानी प्रतीत होता है। आसमान क्या होता है? नीला प्रतीत होता है, इसी कारण बस। तो वही चीज़ देखो यहाँ लिखा हुआ है, वायुमंडल में वायु के अणु अन्य सूक्ष्म कणों द्वारा आकार दृश्य प्रकाश के तरंग दायरे के प्रकाश की अपेक्षा छोटा होता है। ये कण कम तरंग दैर्घ्य प्रकाश को प्रकीर्णन करने में अधिक प्रभावी होते हैं। तो मैंने जो बताया बच्चों, वो सबसे इजी एक्सप्लेनेशन है, इजी तरीका है लिखने का। ठीक है, रट्टू तोता नहीं बनना है, जो मैंने बोला वही लिख देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तारे तो टिमटिमाते हैं भाई, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? ठीक है, जो ये बुध शुक्र ये सब जो ग्रह हैं, वो क्यों नहीं टिमटिमाते? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? देखो सीधी सी बात है, जो ग्रह हैं तारों की तुलना में पृथ्वी के निकट है, दूर नहीं। वैसे तो दूर है, लेकिन अगर तारों से तुलना की जाए, तारे भाई साहब बहुत ही दूर है। ठीक है, तारे सूरज से भी बड़े हैं। सोचो, सूरज से भी बड़ा है। और हमारी पृथ्वी किसका टुकड़ा है? सूरज का टुकड़ा है, मात्र छोटा सा। और
जो तारे हैं वो सूरज से भी बड़े हैं और वो कई इतने दूर हैं और इसी वजह से इतने छोटे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और उतने दूर से उसके प्रकाश हमारी आंखों तक आते आते ना उसका प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, इसीलिए प्रकाश कभी तेज गति से आती है तो कभी धीमी गति से आती है और इसी वजह से हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। जबकि ग्रह तारों की तुलना में पृथ्वी के निकट है और इसी वजह से जो प्रकीर्णन है वो बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है, और इसी वजह से हमें ग्रह टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आते हैं। यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। तारों की अपेक्षा पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होते हैं, इसीलिए उसे प्रकाश का बड़ा स्रोत माना जाता है। यदि गृह की प्रकाश के बिंदु स्रोतों का संग्रह माने तो प्रत्येक स्रोत द्वारा हमारे आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कुल परिवर्तन का औसत मान 0 होगा और इसी कारण ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। ये अच्छा है या जो मैंने बोला वो अच्छा है? जो मैंने बोला वही एग्ज़ाम में लिखना है और पूरे मार्क्स मिलेंगे, गारंटी लेता हूँ मैं। ठीक है, अपने शब्दों में लिख देना। ये देखो भाई क्या लिखा है, डेंजर। किस कलर में लिखा हुआ है ये देखो, पहले रेड कलर में लिखा हुआ है। तो ये जो संकेत के कलर्स होते हैं ये रेड कलर का ही क्यों है? इसे ब्लैक कलर का क्यों नहीं बनाया या फिर वाइट कलर का क्यों नहीं बनाया? कारण है भाई, हर चीज़ का कारण है। मैंने बोला था आपको क्या याद करना है, खतरे का संकेत लाल रंग का क्यों होता है? लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बैनी आ पीना ला। ठीक है, प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा बैगनी का होता है। ऑर्डर बैनी आ पीना ला, लाल आखिरी में, तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसी वजह से अगर आप देखते हो तो आपको दूर से लाल रंग चमकता हुआ दिखाई देता है। देख लेते हो बहुत दूर तक, रेलवे फाटक में, रेलवे क्रॉसिंग, कहीं पर भी जाओगे रेड से बना हुआ कलर होता है जो कि आपको दूर से दिखेगा, है ना, क्योंकि उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, अतः उसे हम दूर तक दिखा जा सकता है। इसीलिए खतरे के संकेत का रंग लाल कलर का होता है। ठीक है, तो सबसे कम किसका विचलन होता है, प्रकीर्णन किसका कम होता है? लाल का, सबसे अधिक बैगनी का, उससे कम आसमानी का। ठीक है, बैगनी, आसमानी, नीला, ऐसे याद करना है। ठीक है, बै आ नी पी ना, बैनी आ छूट गया, आ हा पी ना ला। देखो सबसे पहले क्या होगा, बैगनी, फिर आसमानी, फिर नीला, फिर आसमानी, बैनी आ, हाँ फिर हरा होगा, फिर पीला होगा, फिर नारंगी होगा, फिर लाल होगा। ये ऑर्डर है। ठीक है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है? ये अंतरिक्ष यात्री है, ये जब नीचे देखेगा तो उसको आसमां है ना, वो नीला नहीं दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? काला। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष मतलब वायुमंडल से बाहर चला गया ना वो बंदा, और वायुमंडल के जब बाहर चला गया तो वहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन ही नहीं होगा, और जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो रहा है तो वायुमंडल उसे तो भाई काला ही दिखाई देगा ना। ठीक है, यही कारण है, बस यही लिखना है जो मैंने आपको बोला। वायुमंडल में प्रकीर्णन के कारण फैलते हुए नीले प्रकाश के कारण पृथ्वी तल पर स्थित किसी प्रेक्षक को आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। उसके इतना लिखना ही है कि नीला क्यों दिखाई पड़ता है, ये लिखोगे पहले। उसके बाद जब कोई अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाता है तो उसे आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है, क्योंकि निर्वात में सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, और प्रकीर्णन जब नहीं हो रहा है तो काला दिखाई देता है। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। बादल सफ़ेद क्यों प्रतीत होते हैं बच्चों? ये जो बादल हैं ये आपको सफ़ेद क्यों दिखाई देते हैं, ये बताइए बताओ। तो देखो इसका कारण क्या है, बादल सूक्ष्म पानी की बूंदों से बने होते हैं, पानी से बूंदों से बना होता है। यह सूक्ष्म बूंदों का आकार दृश्य किरणों की तरंग दायरे की सीमा से अधिक होता है। जो दृश्य तरंग दायरे होते हैं ना हमारे, उनसे बहुत ज़्यादा होता है ये। इसीलिए जब श्वेत प्रकाश इन कणों से टकराता है तो सभी दिशा में परावर्तित या प्रकीर्णित हो जाता है, सभी दिशाओं में। ठीक है,
क्योंकि श्वेत प्रकाश के सभी रंग परावर्तित या प्रकीर्णन अधिक समान रूप से होते रहे, इसी कारणवश हमें श्वेत रंग ही दिखाई पड़ता है। इसीलिए बादल हमें सफ़ेद दिखाई देते हैं। ये हमारा उत्तर हमें मिल जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी समाप्त होता है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो आई एम श्योर 100% क्वेश्चन आप आराम से एग्जाम में कर लोगे, छोटे बड़े हर टाइप के। ठीक है, ये मेरा दावा है। और पिछले 10-12 साल में या कहीं किसी भी साल में हर एक क्वेश्चन आपको इस वीडियो से ही देखने को मिल जाएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी सब सारे चैप्टर्स मैंने करा दिए हैं विज्ञान के, और गणित भी मैंने पूरी बढ़ा दी है। इसके लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाल को काला कर दीजिए, नोटिफिकेशन पर प्रेस ज़रूर कर दें। ठीक है, और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। अपना ख्याल रखें, शेयर करें हर अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट ज़रूर करना है आपको वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।